सवाल यह है कि क्या मोदी जी अपने घर में पैदा करके देते हैं? हमारे भारत के टैक्स पेई लोगों के पैसे से खरीदा गया गेहूं जो भारत सरकार के एफसीआई में है, उसी को आप देंगे ना। आप रोजगार दीजिए ना, आप भिखारी क्यों बना रहे हैं? आज आप 5 साल में कितने का गेहूं देने वाले हैं ये पहले सोच लीजिए। उतना का गेहूं दे करके हाथ ठेले पर केला बेचवा करके बेरोजगार को व्यापारी तो बना दीजिए। बात आपको साफ बता दें, आम आदमी पार्टी को पैदा किसने किया? आरएसएस ने किया। यादव जी, पहले आपके हिंद उजाला के दर्शकों का अभिवादन करते हुए और उनके सारे माने ये समझिए कि उनके भावनाओं को भी देखते हुए जो आपके दर्शक हैं, आपके प्रश्नों के तरफ आता हूँ। आपका प्रश्न है कि 81 लाख 80 लाख जो लोग हैं उन्हें हम राशन फ्री देंगे। ये मोदी जी ने चुनाव प्रचार सभा में इस बात की घोषणा किया कि 5 साल तक हम राशन फ्री देंगे। ठीक है, सवाल यह है कि क्या मोदी जी अपने घर में पैदा करके देते हैं? हमारे भारत के टैक्स पेई लोगों के पैसे से खरीदा गया गेहूं जो भारत सरकार के एफसीआई में है, उसी को आप देंगे ना। हम तो ये मानते हैं कि भारत के लगभग ये 20% से 30% लोग ये मदद खुद गरीबों को करते हैं। हर गरीब के, अमीर के दरवाजे या मध्यम वर्ग के दरवाजे किसी के नाम पर लोग भीख मांगने आते हैं, चाहे किसी तरह से तो 5 रुपया 10 रुपया देते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि एक गरीब आदमी 2 आदमी 3 आदमी आया तो रोज का औसत रख लीजिए कि मध्यम वर्ग जो है 30 रुपया रोज के हिसाब से गरीबों को भीख देता है, भीख मांगने वाले को भीख देता है। तो आप उसको अगर जोड़ेंगे तो 900 रुपया महीना तो एक मध्यम वर्ग का आदमी आस्था के नाम पर, दया के नाम पर, करुणा के नाम पर, मजबूर आदमी के मदद करने के नाम पर इतना पैसा देता है। सभी नहीं देते हैं मगर देता है। तो हमारे देश में दया करुणा की बातें रहती हैं, लेकिन मोदी का ये स्कीम क्या गरीबों का पेट भर रहा है? गरीब परिवार के नौजवानों को भिखारी बना रहा है, समझ लीजिएगा। और दुनिया में इस भारत की इज्जत को समाप्त कर रहा है। जो ये कहते हैं कि हमने गरीबी को हटाने का काम किया है, लोगों को ऊपर ले जाने का काम किया है, और आज भी सरकार के 5 किलो गेहूं वाले चावल वाली योजना पर 81 करोड़ लोग जी रहे हैं, तो क्या ये गरीबी रेखा के नीचे की बात आती है कि नहीं आती है? और ये कह दिया जाए कि विश्व के अंदर 130 नंबर पर भूख वाली गणना में कि यहाँ के लोग भूखे रहते हैं, अगर इस तरह की बात कही जाए तो इन्हें बुरा लगेगा। अरे अगर भूखे नहीं रहते हैं तो तुम मदद कैसे करते हो? भूख से बचाने के लिए करते हो। अर्थात इतने करोड़ लोग की स्थिति जो है, अगर सरकार राशन न दे तो ये भूख की स्थिति में रहने वाले लोग हैं, यही साबित होता है ना। तो तुम अपने देश का नाक भी काटते हो और दूसरी तरफ बोलते हो कि हम 81 करोड़ लोगों को जिलाते हैं। तो ये तो तुम्हारा मुंह ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मालूम है कि ये देश के अंदर बड़ी अलग चीजें हैं। आस्था अलग चीज होती है, व्यवस्था अलग चीज होती है। आस्था से व्यवस्था जो है वो चलती है कि नहीं चलती है, ये सोचने वाले का काम है। लेकिन व्यवस्था में अगर आस्था मजबूत हो जाए तो आदमी का जीवन सुधर जाता है। कि आपने कहा कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सब कुछ के ये बात पर इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। हम सिर्फ इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो अनाज आप दे रहे हैं, ये अनाज कहाँ से दे रहे हैं? तो इसके लिए तो हमारे किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वो इतना अनाज पैदा कर रहे हैं कि आप ले करके, या हमारे देश के जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो कर धारक हैं,
जो कर दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। तो कर देने वालों का एहसान मानना चाहिए कि वो इतना दे रहे हैं कि आज विदेश से आपको अनाज नहीं बुलाना पड़ रहा है, देश का अनाज ही देश के नागरिकों में बांटा जा रहा है। पैसा आपके घर का नहीं है, रिजर्व बैंक का नहीं है, देश की जनता का है, और देश की जनता के पैसे से ही देश की जनता की सेवा करने की घोषणा करना, ये मूर्खता से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि जिस चीज के में आदमी की रुचि समापन के तरफ ले जाए, जो चीज फ्री में मिलती है उसका महत्व समाप्त हो जाता है। जब आदमी किसी चीज को मेहनत से कमाता है तो उसकी मेहनत की मर्यादा जीवित रहती है। आप रोजगार दीजिए ना, आप भिखारी क्यों बना रहे हैं? आज आप 5 साल में कितने का गेहूं देने वाले हैं, ये पहले सोच लीजिए। उतना का गेहूं दे करके हाथ ठेले पर केला बेचवा करके बेरोजगार को व्यापारी तो बना दीजिए, भिखारी से व्यापारी बनाने की योजना तो लाइए। लेकिन नहीं, आपकी स्कीमें बहुत होती हैं, काम कुछ नहीं होता है। पूरा देश समझ गया है कि ये आदमी केवल बोल बचन वाला आदमी है, देश के लिए कुछ करने वाला नहीं है। और न देश के हर आदमी अब समझ गए हैं। पहली बात ये समझ लीजिए कि देश के लोग क्या समझ गए हैं। एक सबसे बड़ी बात आपको यादव जी बताऊं तो आप हंसेंगे। आपका दोस्त कह दे कि आप मत आइए, अगर आप मेरे मंच पर आएंगे तो मेरा वोट घट जाएगा। आप ये बताइए इससे साबित क्या हुआ? इससे 2 बातें साबित हुई। एक बात यह साबित हुई कि लोग आपसे इतना नाराज है कि हम वोट नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी कोई अब लोकप्रियता नहीं रह गई है। भाई मिजोरम वाला क्या कहा कि आप आएंगे तो हम स्टेज जो है साझा नहीं करेंगे। इसका तात्पर्य यही है कि मोदी जी आप वो मोदी नहीं रह गए कि लोगों को आप जोड़ सके। लोगों के जेहन में बात आ गया, मोदी यानी झूठा, मोदी यानी फरेबी, मोदी माने केवल ये अदानी अंबानी का दोस्त, मोदी जनता का दोस्त नहीं है। ये मानसिकता अब लोगों के अंदर अपने आप पैदा हो चुकी है। इसलिए ये ऐलान दे रहे हैं कि जो पा रहे हैं 80 करोड़ लोग जो इस राशन पर जीवित हैं, वो डर जाएं कि अगर मोदी हार जाएंगे तो ये राशन बंद हो जाएगा, इसलिए हमको वोट दें। ये प्रलोभन है, ये भ्रष्टाचार है। इसको आप दया नहीं कहेंगे। लालच में देना दया नहीं है। अगर देकर कुछ लेना है, ये दया नहीं है। दया तो तब होता है जब हम किसी आदमी को दें और उसकी जिक्र भी न करें, केवल इंसान के जीवन की फिक्र करें, उसका जिक्र न करें। जिक्र करने का मतलब यह है कि आप अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं या उसके एवज में वोट चाहते हैं। यादव जी, जो आप कह रहे हैं हम सोच रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एनसीपी की फितरत को कुदरत ने लचक दी है। तुम जितना दबाओगे ये उतना ही उछलेगा। आपने 19 के चुनाव में देखा कि जब हमारे देश के माने हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता चले गए तो लोगों ने ये कहा कि अब एनसीपी समाप्त है, 20-25 सीट नहीं आ पाएगी। लेकिन जब तक शरद चंद्र जी पवार साहब हैं तो हमारे यहाँ उसकी चिंता नहीं है। आपने देखा कि हम 54 सीट आए। यानी जनता पर नेता से जुड़ी है तो केवल पवार साहब जैसे आदमी से जुड़ी है, बाकी से थोड़ी मोड़ी जुड़ी होगी, उसकी बात नहीं है। आप जानते हैं कि जब थोड़ा कष्ट आता है ना तो नई चीजें पैदा होती हैं। नई चीजें क्या पैदा होती हैं? कष्ट से लड़ने का जब साहस आ जाता है तो आदमी के अंदर उत्साह पैदा होता है, और उत्साह जो है वो ऊर्जा देती है। और उस ऊर्जा के जरिए जब हम जनता की समस्याओं से लड़ने लगते हैं तो पार्टी में एक नया उभार पैदा होता है। तो हम आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब भले 83 साल पूरे कर लिए हों, लेकिन अभी भी वो, आप ये मान करके चलिए कि 38 साल के नौजवान से भी ज्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कौन किधर जाए इसकी चिंता नहीं है। जाने का दुख होता है, लेकिन जाने से हम चिंतित नहीं है कि पार्टी किधर बढ़ेगी कि घटेगी, क्योंकि शरद चंद्र जी पवार जब तक हैं तब तक एनसीपी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम
किसी भी स्तर पर महाराष्ट्र के शासन के भागीदार रहेंगे। केवल भाजपाई समीकरण को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी भी हम थे, यूपीए में थे, आज भी हमारे पार्टी से ही टूटकर लोग जाकर के दूसरे सरकार के भागीदार बने हैं। क्यों बने हैं, कैसे बने? और जबकि वहां सरकार भी खतरे में नहीं थी। खतरे में तब आती जब 16 वाला जो यानी अयोग्यता वाला विधायक के अयोग्य घोषित होने वाली जो मामला आती, तब आती। भाजपा की आदत है घरों में फूट डालने का, देश में फूट डालने का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नफरत पैदा करने का। ये तो आपको पता है कि नहीं है, हमको नहीं बोलना पड़ता है, लेकिन आप जानते हैं कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। इसलिए बार बार कहना पड़ता है कि हम 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। अरे अपने घर से दे रहे हो। कोई भी सरकार आएगी बनी हुई योजनाओं को बंद नहीं कर पाएगी। बंद करना होगा तो रोजगार देना होगा, और नहीं रोजगार दोगे तो जिलाने के लिए जिस तरह से भत्ता देना पड़ रहा है वो भत्ता देना पड़ेगा। हमारे को ये टूट फूट से थोड़ा सा हमें दुख होता है कि अपने लोग अपनों से बिछड़ गए। हम चिंता नहीं करते, हम चिंता करते भी हैं अगर पार्टी के अंदर तो अपने आंदोलन को गरीबों से जोड़ने का, गरीबों के लिए आंदोलन करने का, ये हम चिंता करते हैं। नहीं 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 नहीं, एक बात आपको साफ बता दें, आम आदमी पार्टी को पैदा किसने किया? आरएसएस ने किया। आप पूछेंगे विद्रोही जी गजब की बात कर रहे हैं, आरएसएस ने कैसे पैदा किया? अन्ना आंदोलन आरएसएस से प्रेरित था, आरएसएस द्वारा प्रयोजित था, आरएसएस द्वारा ही वो कराया गया था, समझ लीजिएगा। और उस आंदोलन से ये पार्टी पैदा हुई। तो किसने पैदा किया? आप आदमी पार्टी को पैदा किया। दूसरी बात आपको एक बात बड़ा साफ कह दूंगा, केजरीवाल जो है वो सेकंड मोदी है, सेकंड मोदी। जिस तरह मोदी को अपने समकक्ष का, अपनी बराबरी का नेता पसंद नहीं आता, अपने साथ रहकर बढ़ने वाला नेता पसंद नहीं आता, उस तरह से केजरीवाल को भी नेता पसंद नहीं आता। और इस बात को समझ लीजिएगा, वो जेल जाए न जाए, रहे न रहे, वो तो अपना एक नोटिस आई नोटिस गई, ये बात छोड़िए। क्योंकि आप देख लीजिए स्कूल बनाकर, विद्यालय बनाकर सारी नीतियों से आपको मालूम है वो मनीष सिसोदिया आगे बढ़ रहा था तो इनको जलन लगी। फिर उसी तरह हाउस में बोलने की शैली से आपके संजय सिंह बढ़ रहे थे। तो ये सभी जो बढ़ेगा वो किसी न किसी तरह से उसे घटाने का काम किया जाएगा, कोई योजना बनाई जाएगी। आप ही एक बात बताइए, आप नागपुर के रहने वाले हैं, अनिल देशमुख साहब 14 महीना जेल कैसे रहे? क्या निकला? इतने दिन जेल रखे, क्या निकला? 100 करोड़ का मामला लगाए, 1 करोड़ के आसपास का चार्जशीट पेश किए, निकला क्या? क्या वो आज के गरीब घर के आदमी थे? उनके बाप दादा सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, उस परिवार से थे। अनिल देशमुख स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीतिक जीवन में आए, पढ़ाई खत्म हुई तो लाल बत्ती में बैठे। तुमने क्या किया? एक आदमी के चरित्र के हनन करने की योजना बना करके किया, और वो केवल इसलिए किया गया कि राजनीतिक स्वार्थ आप साधना चाहते थे और उसका वो साधन बनने को तैयार नहीं हुआ, तो उसके ऊपर इस तरह का झूठा कहने पर 100 करोड़ इकट्ठा करने को उन्होंने कहा है। ये कहने पर तुमने 14 महीना तो जेल में रख दिया, कैरियर को तो तुमने चौपट करने का काम किया ना। तो ये सब अलग बातें हैं जो आप कह रहे हैं। केजरीवाल को आप छोड़ दीजिए, केजरीवाल केवल अन्ना आंदोलन से उपजी हुई पार्टी, और अन्ना आंदोलन जो थी आरएसएस के कहने पर बनी हुई किया गया आंदोलन था। अगर नहीं था तो आप बता दीजिए कि इतना अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार, महंगाई, सिलेंडर के दाम, फलाने धमाके इतने बढ़े हैं, अन्ना कहां गया? अगर जनहित का नेता था, जनहित के लिए आंदोलन करता था, भ्रष्टाचार के लिए करता था, तो आज गौतम अडानी और ये मामले को लेकर के क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब कि अन्ना भी आरएसएस से जुड़ा हुआ था और उसके द्वारा किया गया आंदोलन था। उस आंदोलन से आप पार्टी पैदा हुई। अब आप में अपने आप का झगड़ा चल रहा है, कौन किसको कहां भेजवाएगा, कौन किसको ये कराएगा,
मोदी और क्या नाम है केजरीवाल दोनों एक हैं, ये सब दिखाने का, जिसको आप कहते हैं ना नूरा कुश्ती, वो नूरा कुश्ती है। ऐसा है यादव जी, समाज सेवा से ही राजनीति पैदा होती है, राजनीति से समाज सेवा पैदा नहीं होती। सेवा के भाव ही पहले लोगों को नेता बनाते थे। देखिए, आपके सामने दिवाली है, दिवाली में आप दीप जलाते हैं, किस लिए जलाते हैं? अंधेरा भगाने के लिए। नेता का जीवन दीपक होता है, पहले जमाने के नेता का जीवन दीपक होता था। दीपक का मतलब क्या हुआ कि वो स्वयं को जलता था और दूसरे को प्रकाश देता था। नेता स्वयं को शासन से लड़ करके गरीबों को आराम दिलाने का, उनके अधिकार दिलाने का, उनके अंदर विकास की भावनाओं को लाने का काम जो करता था वो नेता था, यानी दीपक। और फिर वो दीपक जलता कैसे था? दीपक में तेल और बाती होता था, तो जनता तेल डालती थी और दीपक जलता था। जनता नेता को सहयोग करती थी, वोट से सहयोग करती थी, चंदे से सहयोग करती थी, लेकिन चलता था। अब क्या हो गया है? जनता को नेता देता है वोट लेने के लिए पैसा, और पैसा कहां से लाता है? 2 नंबर के धंधे वालों से चंदा लेता है। तो अब आप जब बदलाव तो हर तरह से हो गए, गलत धंधे वाले से पैसा लेता है, आपको चंदा आजकल गरीब कहां से देंगे बेचारे, जिनके यहाँ खाने को ही नहीं है, पूंजीपतियों से लेता है, और चुनाव में गरीबों में जाकर देने के बाद वोट लेता है। जब नोट के जरिए वोट लेंगे तो लोकतंत्र तो खतरे में होगा ना। जब अनाज देने के नाम पर वोट लेंगे तो लोकतंत्र तो खतरे में होगा ना। लोकतंत्र का परिभाषा है कि लोगों की भावनाओं से और स्वच्छता से, निर्भीकता से आदमी अपने विचार को रखते हुए, अपने चॉइस को, अपने माने जिसे लाइक करे, जिसे पसंद करे, जिसे चाहे, उसे अपना नेता बना करके चले। अब तो नेता थोपा जाता है, पार्टियां नेता थोपती हैं, जनता की राय भी नहीं लेती हैं। अदाकार, मक्कार, गद्दार है, सर्व आमदारानी खासदार आए हो, बसरते ही की मालदार आए। तो पैसा वाला तो अपने आप नेता बन जा रहा है, सेवा वाला अब नेता कहां है? पहले कार्यकर्ता की 4 श्रेणी होती थी नेता की। माइक वर्कर, बेहतरीन बोलने वाला; फील्ड वर्कर, जनता के बीच जाकर काम करने वाला; ब्रेन वर्कर, दिमाग से योजनाएं बना करके जनता के हितों को आगे बढ़ाने वाला। ये 3 पहले नेता थे, लेकिन अब आ गया फाइनेंस वर्कर। और फाइनेंस वर्कर ने क्या किया कि इन 3 वर्करों को नौकर बना लिया, अपने यहाँ का गुलाम बना लिया। इसलिए आज अदाकार, मक्कार, गद्दार बन गए आमदार यानी खासदार, बसरते ये कि मालदार। पैसा है तो बन गए, तो फिर वो जनता की चिंता क्या करें? भाई, जहां से आपकी पानी, आपके नल का पानी जहां से आ रहा है, आप उसकी चिंता करेंगे ना। जिसमें पानी नहीं आ रहा है उस नल की आप चिंता क्यों करेंगे? तो अब ये नेता पूंजीपतियों के तरफ देखने लगे, गरीबों के लिए केवल वादा रह गया और बढ़ाने के लिए पूंजीपतियों के लिए इरादा रह गया।